क्या एक लाचार और गरीब औरत का स्वाभिमान समाज के सबसे ताकतवर और रईस जमींदार की अकड़ को मिट्टी में मिला सकता है? जब दौलत और ताकत के नशे में चूर एक शख्स ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी, तब एक साधारण सी घास काटने वाली लड़की ने उसे वो सबक सिखाया जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना पर आधारित एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिल थाम कर बैठिए और सुनिए आत्मसम्मान की एक अनोखी जंग। सुबह का वक्त था। चारों तरफ प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी। आम के पेड़ों से आती बोर की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच गांव की एक पतली पगडंडी से एक युवती तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसके सिर पर हरी हरी घास का एक भारी गट्ठर था। यह मूलिया थी। लेकिन आज मूलिया के चेहरे पर रोज जैसी रौनक नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में खौफ और दिल में गहरा दर्द साफ देखा जा सकता था। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में पहुंची, उसने घास का गट्ठर एक कोने में गिरा दिया। आंगन में उसका पति महावीर अपने इक्के के घोड़े की देखरेख कर रहा था। मूलिया के बिखरे बाल और रोने जैसा चेहरा देखकर महावीर बुरी तरह चौंक गया। बोला, मूलिया, क्या बात है भाग्यवान? आज इतनी देर कैसे हो गई? और तेरा ये चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मूलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली, लेकिन उसकी सिसकियां गवाही दे रही थी कि भीतर कोई बड़ा तूफान उठा है। महावीर घबराकर उसके करीब आया और बोला, अरे बोलती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? माँ ने कुछ डांट डपट की है? आखिर बात क्या है? मुझे बताएगी या बस ऐसे ही आंसू बहाती रहेगी? कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, मूलिया ने कहा। मूलिया ने बात को टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन महावीर जानता था कि बात मामूली नहीं है। असल में मूलिया उस गरीब और सीधे साधे माहौल में किसी खिले हुए गुलाब की तरह थी। उसका गेहुआ रंग, हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखें और सादगी से भरा चेहरा पूरे गांव में चर्चा का विषय रहता था। लोग अक्सर हैरान होते थे कि इतने गरीब घर में इतनी रूपवती स्त्री कैसे आ गई। लेकिन मूलिया कभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वह हमेशा सिर झुकाए अपने काम से काम रखती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि महावीर में ऐसा क्या है जो मूलिया उस पर जान छिड़कती है। पर आज कुछ ऐसा घट गया था जिसने मूलिया की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। चलिए आपको ले चलते हैं कुछ घंटे पहले के उस वाक्य की तरफ जिसने मूलिया को भीतर तक तोड़ दिया था। सूरज की पहली किरण के साथ मूलिया हाथ में खुरपी और सिर पर टोकरी लिए घास काटने के लिए निकली थी। वह आम के बाग के पास से गुजर रही थी कि अचानक सामने से गांव का रईस और रसूखदार ठाकुर युवक चैन सिंह आता दिखाई दिया। चैन सिंह अपनी ताकत और जवानी के नशे में चूर था। मूलिया ने जैसे ही उसे देखा, उसने फौरन अपना रास्ता बदलने की कोशिश की, लेकिन चैन सिंह के इरादे कुछ और ही थे। उसने लपक कर आगे बढ़कर मूलिया का रास्ता रोक लिया और उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तू रोज मुझे देखकर रास्ता बदल लेती हो। क्या तुझे इस चैन सिंह पर जरा सी भी दया नहीं आती? आखिर कब तक मुझसे यूं भागती रहेगी? किसी भी आम गरीब लड़की की जगह कोई और होती तो शायद डर के मारे कांप जाती या रोने लगती, लेकिन मूलिया अलग मिट्टी की बनी थी। उसने बिना डरे झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सिर पर रखी टोकरी को जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों में इस वक्त डर नहीं बल्कि साक्षात काली का रूप था। और मूलिया कड़क आवाज में बोली, छोड़ो मेरा हाथ ठाकुर, अपनी मर्यादा में रहो। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं ऐसा चिल्लाऊंगी कि पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। फिर अपनी इज्जत संभालते रहना। चैन सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आज तक किसी गरीब या नीची जाति की स्त्री से ऐसा तीखा और साहसी जवाब नहीं सुना था। वह हमेशा सोचता था कि पैसे और रसूख के बल पर किसी को भी झुकाया जा सकता है, लेकिन मूलिया के आत्मसम्मान की उस धधकती आग को देखकर वह भीतर तक थर्रा गया। अपनी बेइज्जती के डर से उसने तुरंत मूलिया का हाथ छोड़ दिया और कदम पीछे खींच लिए। मूलिया वहां से तेजी से भागते हुए
घर आ गई थी, लेकिन अब उसके मन में यह खौफ बैठ गया था कि अगर उसने यह बात अपने गुस्सैल पति महावीर को बताई तो महावीर लाठी उठाकर ठाकुर से लड़ पड़ेगा और इस गरीबी में उनका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। यही सोचकर उसने महावीर से यह सच छिपा लिया। अगले दिन मूलिया का मन घास काटने जाने का बिल्कुल नहीं था। वह सहमी हुई घर के एक कोने में बैठी रही। जब गांव की बाकी औरतें घास काटने निकल गई और मूलिया घर पर ही रही तो उसकी सास का पारा चढ़ गया और कड़क आवाज में बोली, अरे ओ मूलिया, सब औरतें खेत खलियान निकल गई और तू यहाँ रानी बनकर बैठी है, जाती क्यों नहीं घास काटने? और मूलिया धीमी आवाज में बोली, अम्मा मैं आज अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। और सास ने फिर ताना मारा और बोली, अकेले जाने में डर लगता है? तुझे क्या कोई बाघ उठा ले जाएगा? सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि काम करने में तेरी नानी मरती है? यहाँ घर में कोई नवाब नहीं बैठा है। तेरी इस सुंदरता को हम चाटेंगे नहीं। सुंदरता से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। उठ, टोकरी उठा और बाहर निकल। आंगन के बाहर नीम के पेड़ के नीचे महावीर ये सब सुन रहा था। उसका दिल तड़प उठा। वह मूलिया से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसका बस चलता तो वह मूलिया को कभी कोई काम न करने देता। लेकिन गरीबी एक ऐसी बेड़ी है जो इंसान के हाथ पैर बांध देती है। कुछ साल पहले महावीर ने महाजन से 150 रुपये उधार लेकर एक इक्का और घोड़ा खरीदा था। लेकिन जब से शहर और गांव के बीच मोटर गाड़ियां चलने लगी थी, तब से इक्के वालों की कमाई ठप हो गई थी। अब तो दिन भर में मुश्किल से 1-1.5 रुपया ही मिल पाता था, जिससे घोड़े का दाना पानी निकलना भी मुहाल था। अगर मूलिया मुफ्त की घास काटकर ना लाती तो घोड़ा भूखा मर जाता या फिर उन्हें बाजार से महंगी घास खरीदनी पड़ती। और महावीर बोला, मूलिया, अगर आज तेरा मन नहीं है तो मत जा। माँ की बातों का बुरा मत मान, जो होगा हम देख लेंगे। पति की इन हमदर्दी भरे शब्दों ने मूलिया की हिम्मत दी। उसे लगा कि भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो, लेकिन उसका पति उसकी परवाह करता है। उसने गहरी सांस ली। मूलिया बोली, नहीं, मैं जाऊंगी। अगर मैं नहीं गई तो घोड़ा क्या खाएगा? आप फिक्र मत कीजिए। मूलिया टोकरी उठाकर घर से निकल तो पड़ी, लेकिन आज उसने वह पुराना रास्ता नहीं लिया जहां कल ठाकुर मिला था। वह खेतों की मेड़ों से होती हुई गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेतों के बीच से गुजरने लगी। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़क उठता था। उसे लगता था कि कहीं गन्ने के खेतों के पीछे कोई छिपा ना हो। चलते चलते वह गांव से काफी दूर एक ऐसे इलाके में आ गई जहां कुएं से सिंचाई हो रही थी। खेतों की मेड़ों पर मखमली हरी भरी घास उगी हुई थी। चारों तरफ शांति थी और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मूलिया ने सोचा कि यहाँ आधे घंटे में ही उसकी टोकरी भर जाएगी और वह जल्दी घर लौट सकेगी। वह बैठ गई और पूरी लगन से खुरपी चलाने लगी। वह काम में इतनी खोई हुई थी कि उसे किसी के आने की आहट तक ना मिली। जब उसकी टोकरी आधी से ज्यादा भर चुकी थी, तभी अचानक एक साया उसके ठीक सामने आकर रुक गया। मूलिया ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही ठाकुर चैन सिंह खड़ा था। मूलिया का जी चाहा कि वह सब कुछ छोड़कर वहां से भाग खड़ी हो, लेकिन डर के मारे उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। तभी चैन सिंह ने बेहद नरम और अजीब आवाज में बात शुरू की। चैन सिंह हाथ जोड़ते हुए बोला, मूलिया, डरो मत। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। यह खेत मेरा ही है। तुम्हें जितनी मर्जी हो उतनी घास यहाँ से काट लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मूलिया के हाथ की खुरपी वहीं थम गई। वह चुपचाप पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल शेर सिंह की तरह झपट पड़ने वाला ठाकुर आज इतना लाचार क्यों दिख रहा है। चैन सिंह आगे बढ़ते हुए बोला, मूलिया, मुझसे इतना क्यों डर रही हो? कल जब तुम मुझे डांट कर चली गई तो मैं, भगवान गवाह है, घंटों वहीं बैठकर रोता रहा। मुझे अपनी जाहलियत पर शर्म आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि मैं अपना वो हाथ काट डालूं जिससे मैंने तुम्हारी मर्यादा को छूने की जरूरत की। मैं बदल गया हूँ मूलिया। जब से मैंने तुम्हारा वो रूप देखा है, मेरे दिल की सारी गंदगी साफ हो गई है। अब तो मेरे मन में बस यही इच्छा होती है कि मैं तुम्हारा घोड़ा बन जाऊं, ताकि तुम अपने हाथों से मुझे घास खिला सको। महावीर सचमुच बहुत किस्मत वाला है जिसे तुम जैसी देवी मिली हो। चैन सिंह की इन भावुक बातों को सुनकर मूलिया विचलित नहीं हुई।
उसने अपने बिखरे साहस को समेटा, खड़ी हुई और अपनी आंखों में अटूट आत्मविश्वास भरकर सीधे चैन सिंह की आंखों में झांका। और मूलिया बोली, ठाकुर चैन सिंह, एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगे? चैन सिंह बोला, पूछो मूलिया, आज तुम जो कहोगी मैं सब मानूंगा। मूलिया बोली, तुम्हारा ब्याह हुआ है या नहीं? चैन सिंह झिझकते हुए बोला, हाँ विवाह तो हुआ है, पर वो रिश्ता बस नाम का है। मूलिया तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा तो जरा ठंडे दिमाग से सोचो ठाकुर, अगर मेरा पति महावीर तुम्हारी पत्नी के पास जाकर वही सब बातें करे जो तुम अभी मुझसे कर रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार नहीं हो जाओगे? क्या तुम चुप बैठोगे? चैन सिंह के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह काट मार गया। मूलिया बोली, तुम सोचते हो कि महावीर चमार है, इसलिए उसके सीने में दिल नहीं है, उसे अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। ठाकुर साहब, इस दुनिया में मुझसे भी ज्यादा रूपवती औरतें रास्तों और बाजारों में घूमती है। तुम उनके पास जाकर ऐसी दया क्यों नहीं मांगते? तुम वहां इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुम जानते हो कि वहां तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तुम मुझे गरीब और नीची जाति की समझकर यहाँ जाल बिछाने आए हो। तुम्हें लगता है कि एक चमारिन को थोड़े से लालच या थोड़ी सी धमकी से आसानी से बहलाया जा सकता है? तुम्हें लगता है कि यह सौदा बहुत सस्ता है नहीं? मूलिया का एक एक शब्द चैन सिंह के कलेजे को चीरता हुआ निकल रहा था। वह आत्मग्लानि से भर गया और उसका सिर झुक गया। चैन सिंह लड़खड़ाती आवाज में बोला, नहीं मूलिया, ऐसा मत कहो। मेरे लिए ऊंच नीच कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल बनने को तैयार हूँ। और मूलिया ने करारा जवाब देते हुए कहा, चरणों में सिर रखना है तो किसी ठकुराइन के चरणों में जाकर रखो, तब पता चलेगा कि गर्दन बचती है या नहीं। हम गरीब भले हैं ठाकुर, लेकिन गिरे हुए नहीं हैं। मेरे पति के लिए इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मैं हूँ। वह कभी किसी पराई औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। अगर आज मुझे चेचक निकल आए, मैं बदसूरत या अंधी हो जाऊं, तब भी महावीर मुझे उतना ही प्यार करेगा, मुझे अपने हाथों से खिलाएगा, क्योंकि वह मेरे रूप से नहीं मुझसे प्यार करता है। और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे देवता जैसे पति को धोखा दे दूं? चले जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी मेरा रास्ता मत रोकना। यह कहकर मूलिया दोबारा घास काटने लगी। चैन सिंह वहां बिल्कुल निहत्था और लज्जित खड़ा रहा। मूलिया के ऊंचे चरित्र ने उसकी जवानी और दौलत के घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया था। उस दिन के बाद से चैन सिंह के भीतर एक ऐसा बदलाव आया जिसकी कल्पना पूरे गांव में किसी ने नहीं की थी। वह चैन सिंह जो मजदूरों पर कोड़े बरसाता था, गालियां देता था, अब पूरी तरह शांत और दयालु हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मूलिया और चैन सिंह की जिंदगी आगे किस मोड़ पर मिलने वाली थी? क्या महावीर को कभी इस सच का पता चला? जानने के लिए सुनते रहिए। मूलिया से खेतों की मेड़ पर जो खरी खोटी चैन सिंह ने सुनी थी, उसने उसके भीतर के इंसान को जगा दिया था। जवानी का जोश, ताकत और पैसे का घमंड जो अब तक उस पर हावी था, मूलिया के शब्दों की ठंडी फुहार से बिल्कुल शांत हो चुका था। कहते हैं कि एक स्त्री के शब्द जहाँ इंसान को तबाह कर सकते हैं, वहीं सही राह भी दिखा सकते हैं। चैन सिंह के साथ भी यही हुआ। वह ठाकुर जो छोटी सी बात पर मजदूरों पर लाठियां भांजता था, गालियां देता था, अब बिल्कुल बदल चुका था। एक शाम जब वह अपने खेतों का मुआयना करने निकला, तो उसने देखा कि पानी की एक नाली टूटी हुई है और सारा पानी बेकार बह रहा है। पास ही खेत की रखवाली करने वाली एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। अगर पुराना चैन सिंह होता तो अब तक उस बुढ़िया पर आफत आ गई होती, लेकिन आज चैन सिंह ने खुद झुककर मिट्टी उठाई और नाली को बंद कर दिया। चैन सिंह नरम आवाज में बोला, अम्मा, तुम यहाँ बैठी हो और वहां सारा पानी बह रहा है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, मालिक, हुजूर, अभी अभी टूटी होगी, मैं बस अभी बंद करने ही जा रही थी, मुझे माफ कर दो मालिक। चैन सिंह मुस्कुराते हुए बोला, अरे डरो मत अम्मा, मैंने नाली बंद कर दी है। और सुनो, तुम्हारे बूढ़े आजकल घर पर ही रहते हैं क्या? उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है? बुढ़िया हैरान होकर बोली, हाँ भैया, आजकल तो घर ही बैठे हैं, कोई काम ही नहीं देता इस उम्र में। चैन सिंह बोला, उन्हें कल मेरे पास भेज देना। घर में थोड़ा सा सन रखा हुआ है, उसे काट देंगे तो 4 पैसे की कमाई हो जाएगी।
बुढ़िया को अपनी आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही जालिम ठाकुर चैन सिंह है। इसके बाद चैन सिंह कुएं की तरफ बढ़ा। वहां काम कर रहे दो मजदूर काम छोड़कर पास के पेड़ से बेर तोड़ रहे थे। जैसे ही उनकी नजर ठाकुर पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि आज तो मजदूरी भी कटेगी और खाल भी खींचेगी। लेकिन तभी चैन सिंह ने आवाज लगाई, अरे भाइयों, अकेले अकेले ही मीठे बेर उड़ा रहे हो? जरा हमारे पेड़ के बेर भी हमें भी तो चखाओ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी आओ। मजदूर सहम गए, पर जब ठाकुर खुद उनके साथ जमीन पर बैठकर बेर खाने लगा और घर से नमक मंगवाया तो मजदूरों का सारा डर काफूर हो गया। 1 घंटे तक काम बंद रहा, लेकिन चैन सिंह ने किसी को नहीं डांटा। जाते जाते उसने बस इतना कहा, अगर मन लगाकर काम करोगे तो आधे घंटे में इस वक्त की भरपाई कर दोगे। मजदूर उसके पीछे कहते थक नहीं रहे थे कि मालिक हो तो ऐसा। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह ठाकुर चैन सिंह को किसी काम से 5 मील दूर शहर की कचहरी जाना था। तेज धूप होने के कारण उसने अपने घोड़े पर जाने के बजाय महावीर के इक्के को संदेश भिजवाया। ठीक 9 बजे महावीर अपना इक्का लेकर ठाकुर के दरवाजे पर हाजिर था। चैन सिंह जैसे ही बाहर आया और इक्के पर बैठने लगा, उसे अजीब सी झिझक महसूस हुई। महावीर का घोड़ा बेहद दुबला पतला था, इक्के की गद्दी फटी और मैली थी और पूरा साजो सामान एकदम जर्जर हो चुका था। चैन सिंह ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्यों महावीर, तुम्हारा घोड़ा इतना कमजोर क्यों हो गया है? क्या आजकल शहर में सवारियां नहीं मिल रही है? महावीर बोला, क्या बताओ ठाकुर साहब, जब से ये मोटर वाली लोरिया आई है, हमारे इक्के को पूछता ही कौन है। जहां पहले 2-2.5 रुपये रोज कमाकर घर लौटता था, आज 20 आने भी नसीब नहीं होते। अब आप ही बताइए, इतनी कम कमाई में खुद खाऊं, बूढ़ी माँ को खिलाऊं या इस बेजुबान जानवर का पेट भरूं? बड़ी मुसीबत में हूँ मालिक। सोचता हूँ इस घोड़े को बेचकर आप जैसे बड़े लोगों के यहाँ मजदूरी कर लूं, पर कोई खरीदार भी नहीं मिलता। महावीर की बातें सुनकर चैन सिंह का दिल भर आया। उसे अपनी दौलत और महावीर की इस लाचारी के बीच का फासला साफ दिखने लगा। खैर, इक्का कचहरी पहुंच गया। चैन सिंह ने महावीर से कहा कि वह शाम को 5 बजे उसे वापस ले जाने के लिए वहीं आ जाए। शाम के करीब 4 बजे चैन सिंह कचहरी के काम से फारिग होकर बाहर निकला। धूप अब भी तेज थी। फाटक के पास एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में ढेरों तांगे, फिटन और इक्के खड़े थे। चारों तरफ वकीलों, बाबुओं और कोचवानों की भीड़ थी। चैन सिंह ने एक पान खाया और सोचने लगा कि शहर जाने के लिए कोई सवारी ढूंढी जाए। तभी अचानक उसकी नजर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी एक घसियारी यानी घास बेचने वाली पर पड़ी, जो सिर पर घास की भारी टोकरी लिए कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। चैन सिंह का दिल जोर से धड़क उठा। वह कोई और नहीं, मूलिया थी। लेकिन आज मूलिया का अंदाज बदला हुआ था। वह एक सुंदर गुलाबी साड़ी पहने हुए थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेबाकी थी। उसके आसपास कोई कोचवान और तांगे वाले जमा थे। कोई उसे घूर रहा था तो कोई उस पर फबतिया कस रहा था। एक काला कलूटा कोचवान बोला, अरे ओ मुलिया, घास तो बहुत 6 आने की है, बार बार नखरे क्यों दिखा रही है? मुलिया बोली, 6 आने में चाहिए तो सामने दूसरी घसियारी नहीं बैठ रही है, जाकर उनसे ले लो। मेरी घास तो पूरे 12 आने में ही जाएगी, 1 पैसा कम नहीं होगा। एक अधेड़ कोचवान बोला, अरे भाई, इसका तो जमाना है, 12 आने क्या, 1 रुपया भी मांग लेगी तो लेने वाले झक मार कर लेंगे। वकीलों को निकलने तो दो। चैन सिंह दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे उन दुष्ट कोचवानों पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था उन्हें जूतों से पीट दे। लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी मूलिया पर हो रही थी। वही मूलिया जो उस दिन खेत में उसके सामने शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, आज इन मामूली कोचवानों के बीच मुस्कुराकर बातें कर रही थी, मोल तोल कर रही थी। तभी 4 बजते ही कचहरी से वकीलों और बाबुओं का हुजूम निकला। एक अंग्रेजी फैशन के नौजवान वकील साहब एक शानदार फिटन गाड़ी में आकर बैठे। मूलिया तुरंत उस गाड़ी के पीछे दौड़ी। वकील साहब ने गाड़ी के पायदान पर घास रखवा ली और जेब से कुछ पैसे निकालकर मूलिया के हाथ पर रख दिए। मूलिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। दोनों के बीच कुछ गुफ्तगू हुई जिसे चैन सिंह सुन नहीं सका और मूलिया खुशी खुशी पैसे लेकर अपने घर की राह पर चल पड़ी। चैन सिंह स्तब्ध होकर
पान वाले की दुकान के पास खड़ा रहा। वह सोच में डूबा था कि आखिर इस औरत के दो अलग अलग रूप कैसे हो सकते हैं। शाम के 5 बजते ही महावीर अपना इक्का लेकर आ गया। चैन सिंह इक्के पर बैठ गया। रास्ते में दोनों के बीच सन्नाटा था। कुछ दूर चलने के बाद चैन सिंह ने खामोशी तोड़ी। बोला, क्यों महावीर, आज दिन भर में कुछ कमाया नहीं? महावीर बोला, क्या बताऊं मालिक, दिन भर खड़ा रहा, एक भी सवारी नहीं मिली, उल्टा 4 पैसे की बीड़ी फूंक गया, घर खाली हाथ लौट रहा हूं। चैन सिंह ने कुछ देर सोचा। मूलिया का वो चेहरा, उसकी स्वाभाविक बातें और महावीर की ये बेबसी सब उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने एक बड़ा फैसला लिया। चैन सिंह बोला, महावीर सुनो, आज से तुम रोज मेरे यहाँ आ जाया करो। मैं तुम्हें हर रोज 1 रुपया बंधा हुआ दिया करूंगा। जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हारे इक्के पर चला जाऊंगा, बाकी समय तुम आजाद हो, बेगार में नहीं लेता। महावीर की आंखें फटी की फटी रह गई। इस मंदी के दौर में 1 रुपया रोज मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोला, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो आपका गुलाम हूं, जब बुलाओगे हाजिर हो जाऊंगा, रुपयों की क्या जरूरत है? चैन सिंह बोला, नहीं महावीर, ये तुम्हारा हक है। और हाँ, एक बात और, आज के बाद अपनी घरवाली को घास बेचने बाजार मत भेजना। तुम्हारी इज्जत अब से मेरी इज्जत है। महावीर का सिर श्रद्धा से झुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ठाकुर चैन सिंह के दिल में उसके परिवार के लिए इतनी हमदर्दी कहां से आ गई। वह ठाकुर को किसी फरिश्ते की तरह देखने लगा। समय का पहिया घूमता रहा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सुनहरी लाली बिखरी हुई थी, चैन सिंह अपने खेतों से लौट रहा था। अचानक पीछे से एक अनजानी पहचानी आवाज गूंजी, ठाकुर साहब जरा रुकिए। चैन सिंह ने मुड़कर देखा। मूलिया तेजी से दौड़ती हुई उसके पास आ रही थी। हाँफते हुए वह उसके सामने आकर रुकी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक परम संतोष था। मूलिया बोली, कई दिनों से मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती थी। आज आपको देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। अब मैं घास बेचने बाजार नहीं जाती। चैन सिंह बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है मूलिया। मूलिया ने कहा, क्या आपने मुझे उस दिन कचहरी के बाहर घास बेचते देखा था? चैन सिंह बोला, हाँ देखा था। मूलिया बोली, तो आपको बहुत बुरा लगा होगा ना? आपने सोचा होगा कि जो औरत खेत में सती सावित्री बन रही थी, वो बाजार में कोचवानों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। चैन सिंह दृढ़ता से बोला, नहीं मूलिया, मैंने तुम्हारे बारे में एक पल के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचा। मैं जान गया था कि वो तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। मूलिया बोली, ठाकुर साहब, गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। उस दिन मेरे घर में दाने नहीं थे, इसलिए मुझे बाजार जाना पड़ा। उन कोचवानों से हंसकर बात ना करती तो वे मेरी घास कौड़ियों के दाम भी ना लेते। लेकिन आपने महावीर को सहारा देकर मेरी लाज रख ली। उस दिन खेत में जो बहा आपने पकड़ी थी, आज उसकी लाज आप इस तरह निभा रहे हैं। आपने मुझे बाजार के उस नरक से बचा लिया ठाकुर साहब। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मूलिया की बातें सुनकर चैन सिंह के सीने के भीतर जैसे सारे पाप धुल गए। उसे एक ऐसी असीम शांति मिली जो दुनिया की सारी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती थी। दोनों के बीच अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा था। जो बात जुबान नहीं कह सकती थी, वो उस ढलती शाम की खामोशी कह रही थी। मूलिया ने आखिरी बार ठाकुर को सम्मान से देखा और धीरे धीरे अपने घर की पगडंडी पर चल पड़ी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। खेतों के ऊपर से ठंडी हवा बह रही थी और मूलिया की आकृति धीरे धीरे सांध्य के धुंधलके में ओझल हो रही थी। चैन सिंह वहीं खड़ा उसे देखता रहा, बिना किसी वासना के, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ सम्मान और कृतज्ञता के साथ। समय बीतने के साथ ठाकुर चैन सिंह के घर से हर रोज महावीर को मिलने वाला 1 रुपया उनके घर की बदहाली को दूर करने लगा था। अब महावीर का घोड़ा भी तंदुरुस्त हो रहा था और मूलिया को भी बाजार के शोर शराबे और कोचवानों के तानों से मुक्ति मिल चुकी थी। वह घर पर रहकर ही पूरे मान सम्मान के साथ अपना समय बिताती थी। लेकिन कहते हैं ना कि गांव की हवा में बातें बहुत तेजी से फैलती है। एक चमार के परिवार पर ठाकुर की यह असीम कृपा गांव के कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। पगडंडियों और चौपालों पर दबी जुबान में बातें शुरू हो चुकी थी। एक ग्रामीण बोला, अरे भाई, तुमने देखा, ठाकुर चैन सिंह आजकल महावीर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। रोज 1 रुपया बिना किसी खास काम के दे रहे हैं। आखिर दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है?
दूसरा ग्रामीण बोला, ठाकुर का मिजाज तो तुम जानते ही हो। पहले तो बात बात पर लाठियां चलती थी, अब अचानक इतनी दया, और वो भी सिर्फ महावीर के घर पर। कुछ तो बात है जो छुपाए नहीं छुप रही। ये बातें उड़ती उड़ती एक दिन महावीर के कानों तक भी पहुंची। महावीर एक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसका आत्मसम्मान बहुत पक्का था। उसने जब इन अफवाहों को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे उस दिन की बात याद आई जब मूलिया घास काटने से मना कर रही थी और रो रही थी। उसे लगा कि कहीं ठाकुर की इस दरिया दिली के पीछे कोई ऐसा सच तो नहीं है जो उसकी इज्जत पर दाग लगा रहा हो। उस रात महावीर घर लौटा तो उसके चेहरे पर उदासी और माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने मूलिया की तरफ देखा, जो आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जला रही थी। उसकी सादगी और पवित्रता को देखकर महावीर का दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि मूलिया कोई गलत कदम उठा सकती है, लेकिन समाज के ताने उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहे थे। रात का खाना खाने के बाद महावीर ने हिम्मत जुटाई और मूलिया के पास आकर बैठ गया। उसकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन था और बोला, मूलिया, तुमसे एक बात पूछनी है, सच सच बताओगे क्या? मूलिया हैरान होकर बोली, हाँ कहिए, आज आपकी आवाज इतनी बदली हुई क्यों है? कोई परेशानी है क्या? महावीर बोला, गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ठाकुर चैन सिंह जो हमें रोज 1 रुपया दे रहे हैं, और उन्होंने तुम्हें बाजार जाने से मना किया। लोग इसे किसी और नजर से देख रहे हैं। मूलिया, मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। अगर ठाकुर के मन में कोई भी खोट है तो मैं उनका ये पैसा आज ही उनके मुंह पर मार कर आऊंगा। मुझे भूखा मरना मंजूर है, लेकिन किसी की मेहरबानी की भीख में अपनी इज्जत बेचना मंजूर नहीं। मूलिया ने जब पति के मुंह से ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह डरी नहीं। उसने महावीर का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में वही सच्चाई और पवित्रता चमक रही थी जिसने ठाकुर जैसी चट्टान को भी पिघला दिया था। और मूलिया भर्राई आवाज में लेकिन साफ आवाज में बोली, आप उन लोगों की बातों पर कान मत धरिए। आपके पैर छूकर कहती हूँ, आपकी मूलिया मर जाएगी, लेकिन कभी आपके विश्वास और इज्जत पर आंच नहीं आने देगी। ठाकुर चैन सिंह के मन में जो खोट था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। आज वो जो हमारी मदद कर रहे हैं वो किसी खोट की वजह से नहीं, बल्कि अपने किए गए पछतावे और आपके प्रति सम्मान की वजह से कर रहे हैं। आप उन पर भरोसा रखिए और खुद पर भी। मूलिया के इन शब्दों में इतनी शक्ति और सच्चाई थी कि महावीर के दिल का सारा बोझ एक पल में उतर गया। उसे अपनी पत्नी के ऊंचे चरित्र पर पूरा भरोसा था। उसने मूलिया का हाथ थाम लिया और तय किया कि वह समाज के तानों की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी ईमानदारी से जिएगा। उधर ठाकुर चैन सिंह भी इस बात से अनजान नहीं थे कि गांव में क्या बातें चल रही है, लेकिन अब वह एक बदला हुआ इंसान था। उसे समाज के तानों से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे इस बात का एहसास था कि उसने अतीत में जो गलतियां की थी यह उसका प्रायश्चित है। एक दिन चैन सिंह अपने ऊंचे दालान में बैठा हुआ था। सामने से महावीर अपना इक्का लेकर गुजर रहा था। चैन सिंह ने उसे आवाज दी, बोला, महावीर जरा इधर आओ। महावीर पास आकर के सिर झुकाकर बोला, जी मालिक, कहिए, कोई काम है? चैन सिंह ने महावीर के चेहरे को ध्यान से देखा। उसमें वही सादगी और ईमानदारी थी जो मूलिया ने बयां की थी। चैन सिंह उठा, उसने महावीर के कंधे पर हाथ रखा। एक जमींदार का एक गरीब इक्के वाले के कंधे पर हाथ रखना इस गांव के इतिहास में पहली बार हो रहा था। चैन सिंह गंभीर और भावुक आवाज में बोला, महावीर, मैं जानता हूं कि गांव के लोग हमारे इस रिश्ते को लेकर क्या बातें बना रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे आज एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मूलिया जैसी जीवन संगनी मिली है। उसने मुझे वो आईना दिखाया है जिसे देखकर मुझे अपनी असल औकात का पता चला। आज से तुम मुझे सिर्फ अपना मालिक मत समझना। जब भी तुम्हें कोई जरूरत हो, यह ठाकुर चैन सिंह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारी इज्जत की रक्षा करना अब मेरा भी धर्म है। महावीर ने जब ठाकुर के मुंह से बात सुनी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे लगा कि उसकी मूलिया ने सिर्फ अपना स्वाभिमान नहीं बचाया, बल्कि इस समाज के सबसे ताकतवर इंसान के दिल को भी जीत लिया है। उसने ठाकुर के पैर छुए और एक नई उम्मीद के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा। कहानी के इस मोड़ पर धूप धीरे धीरे ढल रही थी। गांव की पगडंडी पर शांति छाई हुई थी। मूलिया अपने घर के बाहर खड़ी दूर क्षितिज को देख रही थी, जहां सूरज डूब रहा था।
तभी वहां से ठाकुर चैन सिंह का गुजरना हुआ। दोनों की नजरें एक बार फिर मिली, लेकिन इस बार उस नजर में न तो पहले जैसा खौफ था, न कोई वासना थी और न ही कोई शिकायत। चैन सिंह ने अपनी लाठी संभाली, मूलिया की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़कर उसे एक मूक प्रणाम किया। यह एक जमींदार का एक गरीब घसियारिन के आगे समर्पण नहीं था, यह एक इंसान का एक स्त्री के पवित्र और अडिग चरित्र के प्रति सर्वोच्च सम्मान था। मूलिया ने भी धीरे से अपना सिर झुकाया और ठाकुर के इस मौन सम्मान को स्वीकार किया। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि समाज में ऊंच नीच, जाति और पैसे की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन एक इंसान का साफ दिल और उसका अटूट आत्मसम्मान हर दीवार को गिराने की ताकत रखता है। मूलिया ने अपनी खुरपी से सिर्फ घास नहीं काटी थी, बल्कि समाज के उस घमंड को भी काट फेंका था जो गरीबों को पैरों की धूल समझता था। आज की मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।